पेशे से सैयद हाजिर हूँ रेडियो FM 105 पर इल्म आगही का सफ़र लेकर, और मेरे साथ हैं समन सिद्दीकी, एमा मुइज़, हसन अहमद। इससे पहले कि हम अपने सफ़र का आगाज़ करें, मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों मैंने वाशिंगटन DC अपने दोस्त डॉक्टर फहद काजी को फ़ोन किया और उनसे मैंने पूछा कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि वो एक्सपेंस नावल सीरीज़ की एक नावल जो 9 जिल्दों पर मुश्तमिल है और हर जिल्द के 500 सफ़ात हैं, उसको उन्होंने ख़त्म किया है। और उन्होंने मुझे बताया एक दिलचस्प बात कि ये नावल 2310 के हवाले से लिखी गई है, यानी सन 2310 में इंसान मरीख पे पहुंच चुके हैं और मरीख पे एक आज़ादी की जंग के बाद वहाँ पे बसने वाले इंसानों ने ज़मीन से आज़ादी हासिल कर ली है और उसके बाद कायनात के उस हिस्से में क्या हो रहा है उस पर मुबनी ये नावल है। इस वक्त इंसान सूरज के सोलर सिस्टम के बिल्कुल आखिरी सैयारों के करीब रहाइश पजीर है और ये नावल उसी कशमकश का एक अफसाना है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उनसे कहा कि काजी साहब, आप अगर मेहरबानी करके इस नावल के बारे में हमारे सामीन को कुछ बताएं। तो उन्होंने हमें एक अपना छोटा सा मुख्तसर सा तफसील भेजी है। ये बड़ा मुश्किल काम है कि 500 सफ़ात के 9 वॉल्यूम को कुछ मिनटों में बताना, लेकिन बहरहाल डॉक्टर फहद काजी ने बड़े अच्छे से बताया है। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं इस नावल के बारे में। शुक्रिया डॉक्टर शेषा। ये नावल इत्तेफाक से मैंने एक टीवी सीरीज देखी थी जो इस नावल पे बेस्ड है। उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जब मैंने ये सीरीज देखी तो इसकी पहली एपिसोड तो मुझे समझ में ही नहीं आई, क्योंकि वो एक एस्ट्रॉयड में, सीरीज नामी एक एस्ट्रॉयड में एक डिटेक्टिव की कहानी पे बेस्ड थी, जिसको एक असाइनमेंट मिलती है कि वो एक गुमशुदा लड़की की तलाश करे। और जैसे जैसे वो उस गुमशुदा लड़की की तलाश करता है तो रस्सी के सिरे की तरह कहानी खुलती जाती है और फिर पूरा नक्शा सामने आता जाता है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कंफ्यूज्ड क्यों था, क्योंकि अभी तो हम मार्स पे भी नहीं पहुंचे और यहाँ पे बात हो रही है कि एस्टेरॉयड में जो है एक शहर आबाद है जहाँ पे पुलिस जैसे डिपार्टमेंट्स हैं और वो एक कॉलोनी की तरह फंक्शन कर रहे हैं। तो जाहिर है मुझे क्यूरियोसिटी पैदा हुई, फिर मैंने ये नावल पढ़ना शुरू किया। तो पता चला कि ये नावल जो है असल में अब से 300 साल बाद की कहानी पे बेस्ड है। और इस दुनिया का नक्शा ये है कि उसमें इंसान सोलर सिस्टम के आउटर प्लैनेट्स में अपनी कॉलोनीज बना चुका है, जिसमें मार्स, जुपिटर के मून्स और बड़े बड़े एस्ट्रॉयड जैसे सीरीज और इरोस वगैरह हैं, जहां इंसान पहुंचा है। और वहां वो जब वहां पहुंचा है तो अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ पहुंचा है। अपना कल्चर भी वहां लेके गया है, गाने, फूड, पॉलिटिक्स, करप्शन, हर चीज वहां पे अपने साथ लेके गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान आखिर इतनी दूर एस्ट्रॉइड्स में कैसे पहुंचा, क्योंकि अभी तक इवन मार्स पे पहुंचने के लिए 7 महीने आपको लगते हैं और 300-400 टन फ्यूल लगता है रॉकेट का। तो इसके बैकग्राउंड में बताया गया है कि कुछ 100 साल पहले, इस कहानी से 100 साल पहले, सोलोमन एप्स्टन नामी एक शख्स ने, जो कि मार्स की कॉलोनी का बाशिंदा था, उसने एक ड्राइव, जो कि रॉकेट ड्राइव जो है वो बनाई, ईजाद की, जो फ्यूजन रिएक्शन से जेट प्रोपल्शन करती है। और उसकी बदौलत इंसान मार्स और अर्थ के बीच का जो सफ़र है वो 1 से 2 दिन के दरमियान तय कर लेते हैं। तो ये जो ड्राइव की ईजाद थी, इसने दुनिया की एक तरीके से उस वक्त तकदीर बदल दी। और ये उसी तरह की रेवोल्यूशन थी, जैसे कहते हैं कि जब इंसान ने एग्रीकल्चर डेवलप किया था तो इंसान का रहन सहन बिल्कुल तब्दील हो गया। इसी तरह इसने इंसान की पहुंच बढ़ा दी। और जब जाहिर है इंसान इतनी जल्दी सफ़र करने लगा तो उसकी एस्ट्रॉइड तक रसाई भी बढ़ गई। फिर वो माइनिंग के ऑपरेशंस करने लगा एस्ट्रॉइड पे। और जाहिर है जब आप कॉलोनीज बाहर लेके जाते हैं तो खुराक की, पानी की और हवा की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो उसकी
रसद भी आसान हो गई। तो परमानेंट कॉलोनीज मार्स के बाहर एस्ट्रॉयड बेल्ट में इंसानों की बनने लगी और उसकी वजह ये सोलोमन ड्राइव थी। अब हर कॉलोनी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। मिसाल के तौर पर मार्स जो है वो अर्थ से आज़ादी हासिल कर चुका है और दोनों की आपस में दुश्मनी है। और इसी तरह एस्ट्रॉयड्स के अराउंड जो रहने वाले लोग हैं, जो अपने आप को बेल्टर्स कहते हैं, जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से निकला है, जिनको अर्थ और मार्स की कॉर्पोरेशन बेसिकली माइनिंग के लिए वहाँ पे भेजती है, वो महरूमियों का शिकार हैं। मिसाल के तौर पे उनको बेसिक सहूलियात जैसे पानी और ऑक्सीजन के लिए अर्थ और मार्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है और ये समझते हैं कि अर्थ और मार्स उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह ट्रीट करती है। इसी वजह से सियासी तहरीकें भी वहाँ पे जन्म लेती हैं और जिन्हें अर्थ और मार्स इन बेल्टर्स की तहरीकों को दहशतगर्द करार देती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये काफ़ी नक्शा उसी तरह का है जैसे आजकल अर्थ पे होता है। तो इस बैकग्राउंड में इस नॉवल की कहानी स्टार्ट होती है और कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि सैटर्न के एक मून जिसका नाम फीबी है, वहाँ पे एक मॉलिक्यूल मिलता है एक कंपनी को जो कि रिसर्च कर रही होती है वहाँ पे, और वो मॉलिक्यूल ऐसा पता चलता है कि वो इस सोलर सिस्टम से बाहर से कहीं से आया है। मुझे ये कहानी इसलिए दिलचस्प लगी क्योंकि इसने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि इंसान कितना एक छोटी सी जगह पे अभी मौजूद है और कितनी बड़ी दुनिया है, कितनी बड़ी यूनिवर्स है। हम तो सोलर सिस्टम तक भी नहीं पहुंचे और बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं हमारी गैलेक्सी में। 100 बिलियन के करीब एस्टिमेट किया जाता है और 100 बिलियन के करीब तो गैलेक्सीज हैं एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो ये सवाल कि कोई हमारी तरह कोई इंटेलिजेंट लाइफ दुनिया में और कहीं पैदा हुई होगी या इवॉल्व हुई होगी, ये आपके जहन में आता है और शायद इसका आंसर ये है कि हाँ, यकीनन हो सकता है हुई हो और हम तक कोई पहुंची नहीं है, उसके असरात नहीं पहुंचे। बहरहाल आदमी को ये सारी चीज़ें सोचने में मजबूर करती हैं। और अगर एक और सोच जहन में आती है कि इंसान, ये जो यूनिवर्स है, ये 13 बिलियन ईयर्स से मौजूद है और इंसान की एवोल्यूशन जो है वो तो समझ लें 1 लाख साल पहले से शुरू हुई और कॉलोनीज हमने बनानी शुरू की 10,000 साल पहले। तो ये अरसा जो है अगर देखा जाए तो अगर 13 बिलियन ईयर के अरसे को एक साल पे मुहित किया जाए और उसकी शुरुआत साल की जनवरी 1 से होती है, तो इंसान का इस दुनिया में आना वो 31 दिसंबर की 11:55 पे इंसान आया है। तो उससे पहले जो दुनिया में होके कुछ गुजरा है, हमें क्या पता कि बहुत सारी लिविंग थिंग्स या इंटेलिजेंट बीइंग्स इवॉल्व होके हो सकता है ख़त्म भी हो चुकी हैं, एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हैं। हमें तो सिर्फ उन स्पीशीज़ का पता है जो अर्थ पे रही और इवॉल्व होके एक्सटिंक्ट हुई। क्या पता सोलर सिस्टम से बाहर कोई चीज़ इवॉल्व हुई हो, रही हो, उसने अपने असरात भेजे हों उस दुनिया में और अब वो एक्सटिंक्ट भी हो चुकी हो, लेकिन वो असरात हो सकता है ह्यूमन से इंटरैक्ट करके कुछ असर पैदा करें। तो ये सारे सवाल आपके जहन में आते हैं जो कि आपको एक बहुत ही बड़ी कायनात का मंजर देते हैं। तो इसलिए मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी और मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आपके सामीन को भी पढ़नी चाहिए ये किताब। और अगर किताब नहीं पढ़ सकते या उसका वक्त नहीं है तो इसकी सीरीज़ भी मौजूद है टीवी पे। बहुत शुक्रिया फहद कादिर साहब, आपने बहुत ही मुख्तसर वक्त में इन 4500 सफ़ात को हमारे लिए मुख्तसर करके पेश कर दिया। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, इस किस्म का जो भी अदब होता है, जो साइंस फिक्शन होता है, बल्कि बुनियादी तौर पर तमाम लिबरल आर्ट्स और जो
अदब होता है उसका एक मकसद तो यही होना चाहिए कि इंसानों के जहन में सवालात पैदा करे और इंसान ये सवालात करें और इंसान ही जैसे लोग इन सवालात का उनको जवाब दें और इस तरह से इंसानियत तरक्की करती है और आगे बढ़ती है। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस तवील नावल की बुनियादी बातें हमें बताई और हमें कायनात की उन गहरी पेचीदा गहराइयों में लेके चले गए जहां पर पहुंचने के लिए इंसान जद्दोजहद कर रहा है। इंसान शायद अभी कई सालों तक वहां ना पहुंच सके, लेकिन ख्यालों की दुनिया में वहां पहुंच जाता है। वो नावल भी लिखता है, अफसाने भी लिखता है, कहानियां भी लिखता है, शायरी भी करता है और जो ख्यालात होते हैं उसको साबित करने के लिए शायद अभी बहुत बड़ा अरसा दरकार हो। गो कि हम अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि नासा मुस्तकिल वहां पर अपनी दूरबीनें और अपने खलाई जहाज भेजे जा रहा है। सामीन, इसके साथ ही हमारा वक्फे का लिमा आ चुका है, तो हम हाजिर होते हैं वक्फे के फौरन बाद इल्म आगही का सफर लेकर। फहद काजी साहब, आपका एक दफा दोबारा से फिर शुक्रिया। वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर हैं इल्म आगही के सफर के साथ और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिनका मैं इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। उनका नाम है सारा वजीर और सारा का ताल्लुक कराची से भी है और हांगकांग से भी है और आज हमने इनको इसलिए दावत दी है क्योंकि ये एक बहुत खास काम करती हैं। ये एक मेहंदी आर्टिस्ट हैं, लेकिन आम तौर की मेहंदी से हट के भी ये काम करती हैं। तो सारा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। इट्स एन ऑनर। तो सारा, आप हमें अपने काम के बारे में बताएं कि ऐसा कौन सा खास काम है जो आप करती हैं। बेसिकली मैं मेहंदी लगाती हूँ बट नॉट द रेगुलर टाइप। रिसेंटली मैंने कैंसर पेशेंट्स के ऊपर जिन बच्चों के बाल कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से निकल चुके हैं, उनके सरों पे जो है मैंने मेहंदी के क्राउन्स बनाए हैं। और क्राउन से मुराद ये कि बस उनके पूरे सर पे जो है डिजाइन, हम खूबसूरत से डिजाइन बनाते हैं जिससे उनको एम्पावर्ड फील होता है, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, उनको थोड़ी खुशी महसूस होती है, जैसे सर का ताज हो। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो सारा, आप कैसे इसके अंदर गई? आप मुझे बता रही थी कि कोई कंपटीशन था। जी बिल्कुल। कुछ साल पहले एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी हेना हील्स के नाम से, टोरंटो में बेस्ड है वो। उन्होंने एक कंपटीशन रखा था वर्ल्ड वाइड कि हमें जो है डिजाइन सबमिट करने थे। जब हम वो डिजाइन हेना क्राफ्ट के सबमिट करेंगे तो उसमें से टॉप 3 पिक करके वो उन डिजाइन को पेशेंट्स के ऊपर लगा के उनके फोटोशूट के लिए यूज करने वाले थे। तो बेसिकली मैंने उसमें पार्ट लिया, मेरा डिजाइन उसमें जीता एंड उसके थ्रू जो है मुझे इस काम के, इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चला पहली दफा। और जब मैंने देखा कि इन क्राउन से उन औरतों को कितनी खुशी महसूस हो रही है, कितना उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया है, बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड अप हो गया है, तो मैंने सोचा कि ये चीज हमें यहाँ पे भी करनी चाहिए। और दैट्स व्हाई अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि हम यहाँ पे इसकी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और मेहंदी को एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। और जो कैंसर के मरीज होते हैं या और भी किसी और बीमारी के मरीज जिसमें बाल झड़ जाते हैं, तो उनको बहुत अंडर कॉन्फिडेंस का वो शिकार हो जाते हैं, इसलिए कि बालों को बहुत एक ब्यूटी की चीज समझी जाती है। तो अगर नहीं हो बाल तो जाहिर है उनको कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। लेकिन सारा यहाँ पे बहुत मेहनत करती हैं और उनके सर पे ताज बनाती है मेहंदी से। तो आपने जब सबसे पहली लड़की को सर पे क्राउन बनाया तो वो कैसे हुआ और आपको कैसा महसूस हुआ? वो हुआ कुछ 7-8 साल पहले यहाँ पे चिल्ड्रन कैंसर फाउंडेशन में। मैं वहाँ गई थी ईद के टाइम पे और उन्होंने छोटा सा मेला टाइप लगाया हुआ था बच्चों के लिए, पेशेंट्स के लिए। तो वहाँ पे जो है एक लड़की, छोटी सी लड़की, उसका नाम मरियम था, वो राजी हुई अपने सर पे मेहंदी लगवाने के लिए। तो जब मैंने उसके सर पे मेहंदी लगाई, उसने फिर अपने ग्लिटर्स चूज करे कि मेरे ड्रेस की मैचिंग के साथ मुझे ये वाले ग्लिटर्स चाहिए। जब मैंने उसके सर पे लगा ली और उसने अपने आप को देखा तो वो इतनी ज्यादा खुश थी कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती। और
बस वो उसकी खुशी इतनी इन्फेक्शियस थी कि लिटरली वो हॉस्पिटल में फिर प्राउडली घूम रही थी, सबको दिखा रही थी। और उससे पहले जब वो मेरे पास आई थी ना, तो उसने वो सर पे स्कार्फ लिया हुआ था, एंड द फैक्ट कि वो स्कार्फ के बगैर, अपने बालों के बगैर, उस मेहंदी के ताज के साथ इतना अच्छा फील कर रही थी कि उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं थी। इस चीज से, इस इमोशन की वजह से मुझे यही लगा कि ये चीज हमें कराची, पाकिस्तान के हर हॉस्पिटल में साथी करनी चाहिए, क्योंकि व्हाई नॉट, यू नो, कि अगर आप इन पेशेंट्स को थोड़ा सा वक्त दे सकते हैं, थोड़ा सा उनको अपना टाइम दे सकते हैं, उनको खुशी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। बिल्कुल, इसी की ऐसी बीमारियां हैं जिनका हमेशा शायद इलाज मौजूद नहीं होता है, और जो इलाज का ड्यूरेशन होता है, जो अरसा होता है, वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत दर्द वाला प्रोसीजर्स होते हैं, डिप्रेशन भी हो जाता है। तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ जो किसी के मूड को बेहतर करे, वो तो हमें ज़रूर करनी चाहिए। अच्छा सारा, उसके बाद क्या हुआ? आप फिर अस्पतालों में गई? तो उसके बाद मैंने काफी सारे डिफरेंट हॉस्पिटल में ईमेल्स किए, उनके हेड से बात करने की कोशिश करी, लेकिन मुझे कभी भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। इवन लाइक शौकत खाना में मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी और करूंगी, बट देन ऑब्वियसली बिकॉज ये हॉस्पिटल्स की ऑर्गेनाइजेशन इतनी ह्यूज हैं कि किसी सही बंदे से बात करने के लिए भी आपको बहुत सोचे के थ्रू जाना पड़ता है। तो आई थिंक मे बी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ नहीं आया, या उनको इस चीज का कोई फायदा नहीं लगा, तो इसलिए मुझे कभी फिर वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला टिल रिसेंटली। और रिसेंटली अभी क्या हुआ था? अभी 2 months ago मैंने इन दिस हॉस्पिटल में जाके ये चीज करी थी, जहाँ बहुत बहुत सारे पेशेंट्स ने इनको बहुत अप्रिशिएट करा था, एंड हैना क्राउन्स को बहुत अच्छे से उनका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था। और वहाँ की जो मैनेजर तो वो हैं, उनको भी ये चीज़ बहुत ही पॉजिटिव लगी कि मैं वहाँ आके इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, या उनको एक डिफरेंट तरीके की मेहंदी लगाना चाह रही हूँ। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करी, और अब इंशाल्लाह हमारा प्लान यही है कि हर 2 से 3 महीने पे मैं वहाँ जाऊँगी और टीम लेके जाऊँ, और हम ये काम करते रहें। क्या आप अपनी टीम लेके जाएंगे और सब लोग मिलके करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं अकेली तो मे बी 2-3 बच्चों को लगा सकूं, पर अगर हम बहुत सारे लोग एक साथ जाएंगे तो आई एम श्योर कि हम और बहुत सारे बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा। अच्छा, तो सारा ये फिर लड़के भी लगाते हैं और लड़कियां भी लगाती हैं? अच्छा, तो अभी तक एक्चुअली तो लगाते हैं। इवन हांगकांग में मैंने काफी आदमियों के सर पे भी लगाया है, बट यहाँ पे तो ऑब्वियसली बिकॉज वो एक स्टिग्मा है कि भाई मेहंदी लड़कियों के लिए होती है, तो यहाँ तो कोई आदमी जनरली भी नहीं लगाते मेहंदी, तो सर पे तो फिर उनके लिए बहुत ही दूर की बात है। बट वो स्टेप हम बाद में टैकल करेंगे। अभी एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि भाई हम इसको इस तरह से प्रमोट करें कि हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स में जाके कर सकें। लेकिन अगर कोई लड़का चाहे तो आप लगा देंगी? ऑफ कोर्स। ओके, बिल्कुल। अच्छा, और सारा, तो हाथ पे मेहंदी लगाने में और सर पे मेहंदी लगाने में क्या फर्क होता है? बहुत सारा, और सबसे ज्यादा फर्क होता है हमारे इमोशंस का। मैं जब किसी के हाथ पे मेहंदी लगाती हूँ तो यूजुअली बहुत ही एक हैप्पी ओकेजन पे वो मेहंदी लगवा रहे होते हैं, राइट? उनकी शादी हो रही होती है, या ईद होती है, या इस तरह का कोई त्यौहार होता है, तो ऑलरेडी वो खुशी होती है। अब जब किसी कैंसर पेशेंट के साथ, स्पेशली किसी बच्चे के साथ काम कर रही होती हूँ, उनके सर पे मेहंदी लगा रही होती हूँ, तो मुझे ये फील हो रहा होता है कि यार ये बच्चा कितने दर्द से गुजर रहा है, उसकी लाइफ का ये कितना डिफिकल्ट पार्ट है। और सेकंड ये कि ऐसे मेहंदी लगाना इज वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हमारी हाथ की स्किन जो है वो बहुत ही थिक होती है, जबकि हमारे सर की जो स्किन होती है वो हद से ज्यादा नाजुक और बहुत नरम होती है। तो सर पे जब आप मेहंदी लगाते हो तो आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना होता है कि आप कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, आप उनको किसी तरह से हर्ट नहीं कर रहे हो। और सेकेंडली मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि आपकी 100% प्योर और नेचुरल होनी चाहिए।
तो ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि बिकॉज मैं अपनी मेहंदी खुद बनाती हूँ, मैं ऑल ओवर पाकिस्तान सप्लाई करती हूँ, तो आई नो कि मैं अपनी मेहंदी में क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ और उन इंग्रेडिएंट्स में से कोई ऐसी हार्मफुल चीज नहीं है जो इनको और अजियत पहुंचा सकती है। बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है। बिल्कुल जी। ओके तो और सारा बस हमारा वक्फे का टाइम आने वाला है थोड़ी देर में, तो उससे पहले आप मुझे ये बताएं कि आप हमारे सारे सुनने वालों को, और अगर कोई मेहंदी आर्टिस्ट हमारी बात सुन रही हैं तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहती हैं? मैं ऐसे यही पैगाम दूंगी कि हमारे पास एक बहुत ही अनोखा, बहुत ही अमेजिंग गॉड गिवन टैलेंट है और इससे हमें टेक फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें इसको हर तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हम बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट हैं जो लोकल केमिकल वाली कोन्स यूज करते हैं। तो मेरा यही मैसेज होगा कि आप अगर एक आर्टिस्ट के तौर पे ये सुन रहे हो तो कोशिश करें कि आप जो अपने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो वो नेचुरल हो, ताकि आप मेहंदी का इतना खूबसूरत नाम जो है हम खराब ना करें। बहुत शुक्रिया सारा, आपने हमें इतना टाइम दिया। और आखिर में आप हमें ये बताएं कि आप अगली दफा कब जाएंगी एंडस हॉस्पिटल, ताकि अगर कोई चाहता है आपसे लगवाना तो। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारा प्लान है इस मंथ के लास्ट वीक में वहाँ जाना वापस, और अगर कोई चाहता है मुझे ज्वाइन करना या कोई इवन एज अ फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, मेकअप आर्टिस्ट, कोई भी है जो चाहता है कि वो इस टीम को ज्वाइन करे, देन दे कैन रीच आउट टू मी। जी, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी हमें पता चल गया है, इट इज साराज है ना, तो उस पे जाके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। सारा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी टाइम से हमें बिजी स्केड्यूल से अपना टाइम दिया ताकि आप, और होपफुली हमारे सामईन ने भी कुछ नई इंफॉर्मेशन हासिल की होगी कि किस तरह से हम उन बच्चों की मदद कर सकते हैं जो जिनको कैंसर हो या कोई ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उनके सर के बाल उतर जाएं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारा, आपसे बात करके मुझे बहुत मजा आया और थैंक यू वेरी मच। You're welcome, pleasure is all mine. Thank you so much. बहुत शुक्रिया सारा, आपने बड़े उम्दा तरीके से बताया कि आप ये काम कर रही हैं, और आपकी बात से मुझे अंदाजा हुआ कि बच्चों में की खुशी और उनकी मुस्कुराहट देख करके आपको नया हौसला मिलता होगा कि ये काम जारी रखें। हम ये चाहते हैं कि आप ये काम जारी रखें, बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि अगर आपको मौका मिले तो आप छोटे बच्चों को ये सिखाएं भी कि मेहंदी कैसे लगाते हैं। मेहंदी लगाना एक बहुत बड़ा फ़न है और इस फ़न की बड़ी तारीख़ है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम मेहंदी की तारीख़ के बारे में पता करेंगे कि उसमें उसकी तारीख़ क्या है और किस तरह से मेहंदी का वजूद अमल में आया। लेकिन साथ साथ मैं आपको नसीब दी की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आप हांगकांग से आकर के पाकिस्तान में इस फ़न को जिला बख्श रही हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर आप हमारे शहर कराची में रहीं तो अनकरीब मेहंदी लगाने की वर्कशॉप भी क्या करेंगी, क्योंकि ये हमारे तहजीब सकाफ़त का हिस्सा है, और इसको जितना बढ़ावा मिले और इससे जितना इंसानों की ज़िंदगी में मुस्कुराहटें बिखरें वो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका भी, और समन आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू किया। और इसके साथ ही इल्म आगही के सफ़र का एक स्टेशन आ गया है, और स्टेशन पर रुक करके हम थोड़ी देर के बाद खुद ही हाजिर होते हैं। हम दोबारा हाजिर हैं इल्म आगही के सफ़र के साथ FM 105 पे, और अभी आपने मेरा इंटरव्यू सुना होगा सारा के साथ, जो बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हैं। तो क्योंकि आज हम मेहंदी की बात कर रहे हैं, तो एमा आप हमें बताएं मेहंदी की तारीख के बारे में कुछ। जी, बहुत शुक्रिया समन। तो मेहंदी जो है, कुछ आपके जो हिस्टोरियंस हैं जो
तारीख के शौकीन लोग हैं वो कहते हैं कि तकरीबन कोई इसकी तारीख 9000 साल पहले है। इसका सबसे पहले जो हमें रिमेन्स मिले हैं या जो अभी तारीख में हमें मिलता है ये कि कदीम मिस्र में जो है वो बहुत इस्तेमाल की जाती थी। ये लोग जो है वो अपने स्किन, अपने बाल और नाखून डाई करने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन सिर्फ अपने बदन की हद तक नहीं, क्योंकि जो है वो उस ज़माने में इतनी डाइज वगैरह नहीं थी, तो ये उससे कपड़ा और जैसे हमारा सिल्क है, ऊन और बल्कि ये लेदर और चमड़ा जो है इसको भी डाई करते थे। अच्छा, मेहंदी से? जी, मेहंदी से ही करते थे। एक्चुअली जो है बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बोल रहे हैं मिस्र के अंदर, तो मिस्र के अंदर जो है एक ज़माने में फेरोज और उनका ज़माना था, तो उस टाइम में भी अगर आप आजकल की जो हिस्टोरियन की डिपिक्शन देखें उन लोगों के कपड़े और वो चीज़ें, तो उन पे भी वो असरात जो है मेहंदी के ख़ास तौर पे कि किस तरह उन्होंने डाई किया हुआ है, प्लस उनके जो ड्रेसिंग और उनका जो मेकअप है उसमें मेहंदी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा किया जाता है। अगर आप उनकी जो हिस्टोरियंस और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें निकाली हैं, तो आप उनको देखेंगे उन्होंने ममीज पे और कुछ जो उनके नेल्स हैं उस पर जो कलरिंग और उनके जो मटेरियल निकाले, तो उस पर उनका वो बात आप देखो सही बोल रही हैं कि वो बोलते हैं कि अपने नेल्स में इस्तेमाल। जी, बल्कि अभी एक कोई बहुत ही अमीर घराने की मम्मी थी जो उनको मिली, तो उसमें उन्होंने ये देखा कि उसके, क्योंकि जब वो ममीफाइड थी उन्होंने उसको बिल्कुल इस तरह से महफूज कर दिया था उसका जिस्म को कि उसकी बदन और जिस्म सब इंटैक्ट रहे, तो जो उसके बाल थे उससे नजर आ रहा था कि उसने हेना से डाई किए हुए थे हर तरफ से। जी, जबरदस्त। तो ये तो यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन जहाँ तक हमें मालूम है, जाहिर सी बात है सिर्फ मिस्र के हद तक नहीं रही थी, पूरी अफ्रीका में जो है वो इसका अभी तक इनकी रिवायत है ये हिना लगाने की। आपकी अरब ममालिक में भी जो है वो बहुत आम है इसका इस्तेमाल, और जाहिर सी बात है हम बड़े सगीर में रहने वाले, हमें भी पता है कि हमारे सारे तौर त्यौहार में हम मेहंदी के साथ मनाते हैं उन्हें। और मैं यही देख रही थी कि सिर्फ हम अपने त्योहारों में नहीं हिना का इस्तेमाल करते, जैसे हमें तो मालूम है कि हम ईद में इस्तेमाल करते हैं, हिंदू लोग जो वो भी अपने मज़ाहिब में दिवाली के मौके पे जरूर जो है वो दिवाली के मौके पे शादी पे जरूर जो है वो और भी बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल है जैसा आप बोल रही हैं। और वो ऐसा है कि कभी कुछ लोग के बाल जब सफ़ेद हो जाते हैं तो हिना का इस्तेमाल पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो काफी यंग होते हैं और वो सोचते हैं कि यार डाई कराने से बेहतर है कि हिना लगा लें। उसका क्या रीजन हो सकता है? इसके काफी एक बात मैं बताऊं कि मेहंदी का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल ये हिंदुस्तान में होता है ना, शादियों में होता है, और शादियों में ये रवायत भी कही जाती है कि अगर मेहंदी लगाए हाथ में और जितना पक्का रंग हाथ में लगेगा मेहंदी का उतनी ज्यादा कामयाब शादी होगी। जी, मैंने सुना है, लेकिन ये सिर्फ बड़े सफीर में नहीं होता है। मराकश में भी एक कहते हैं कि हिना से या मेहंदी से बरकत आती है शादी में, तो इसलिए शादी के मौके पर वो यही समझते हैं कि ये खुशी, खूबसूरती और अच्छी किस्मत के लिए जो है वो हिना का इस्तेमाल लाजमी है। और बल्कि ये सिर्फ यानी ये अरब यहूदी भी जो होते हैं उनके कल्चर में भी बहुत आम है हिना का इस्तेमाल, और उनके कुछ इतने कॉम्प्लेक्स और इतने मुश्किल पैटर्न्स होते हैं हिना के कि दुल्हन को काफी दफा 4-5 दिन बैठना पड़ता है पूरा हिना लगाने के लिए। और ये कोई आसान काम नहीं होता मेहंदी लगा के बैठना। हम लड़कियों को इसका अंदाजा है, क्योंकि जब तक ये सूखती नहीं है हम अपने हाथ ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और हसन, आपका जो सवाल था कि क्यों लोग अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं, तो एक मैंने इसकी वजह ये सुनी थी कि जो हेयर डाई होता है कभी कभी लोगों को इससे एलर्जी होती है, तो वो हेयर डाई क्योंकि नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो हिना नेचुरल चीज है तो उससे ज्यादातर एलर्जी होती नहीं है, तो फिर वो इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअली आपने मगर एमा जरा आप मेहंदी की जो दवाइयों के हिस्से से इस्तेमाल है उसके बारे में बताएं। जी, मैं इसको सिर्फ वैसे तो जो है वो शुरू में यही एज ब्यूटिफिकेशन के लिए, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता था हिना को, लेकिन ये इसमें काफी वाकई में इसके दवाई के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि स्किन प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कई सारी स्किन प्रॉब्लम जैसे रिंग वर्म या एथलीट फुट, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके अलावा जो है वो जॉन्डिस के इलाज के लिए भी इसको काफी दफा इस्तेमाल किया जाया करता था पहले। जॉन्डिस के लिए? जी, लोग इस्तेमाल करते थे। ये मुझे नहीं पता कि वो फायदेमंद था या नहीं, ये आप ही लोग डॉक्टर लोग बता सकते। हकीम लोग जॉन्डिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं हसन
इसको इस्तेमाल करते हैं, पथरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि अगर पथरी है किडनी में, गुर्दों में, तो उसके इस्तेमाल से वो निकल सकता है। ओह अच्छा, तो इसकी कोई फॉर्मुलेशन होती है, कोई दवा होती है क्या इसकी जो इसको मिक्स करके बनाते हैं या कुछ इस तरह? बिल्कुल, हकीम लोग बनाते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी बहुत इफेक्ट है। अगर आप जहाँ पे जख्म लगाए आपके ऊपर, आप उस जख्म को छुपा दें उससे। और मेरा ख्याल ये कि उसके छुपाने से ये होता होगा कि ये सील कर देता होगा, इन्फेक्शन वहाँ नहीं जा पाता है और एक तरह की खुरन जम जाती है और जख्म नीचे से सही हो जाता है। ओह, ये तो बहुत अच्छे फायदे हैं इसके। फिर ये इसके अलावा इसके और भी काफी इस्तेमाल थे कि एक तो जो है वो अगर गर्मियों में ये ठंडेपन के एहसास के लिए भी काफी दफा इसको इस्तेमाल किया जाता था कि जैसे अगर आपको सर में बहुत दर्द हो रहा है गर्मी की वजह से, या आपका सनस्ट्रोक हो जाए, तो उसमें भी जो है वो इसका एक काफी अच्छा एक असर होता था। फिर जाहिर सी बात है हमेशा डाई करने के लिए तो इस्तेमाल करते थे, जैसे नेल पॉलिश के से पहले काफी औरतें जो है वो इसको हिना नाखून पे लगाती थी रंग के लिए। तो मुझे एक बात इसमें ऐड करनी थी एमा, कि अभी समन ने भी ये बात बोली थी कि सिर्फ ये लड़कियां लगाती हैं और जो है ना मतलब कि कितना मुश्किल होता है। मेरा ताल्लुक असल में स्वात के गांव से, और वहाँ पे मर्द जो होते हैं वो भी अपने हाथों पे या नाखून पे हिना लगाते हैं। क्या आपको ये बात पता थी? जी जी, मुझे ये पता था कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में मर्द करते हैं ये। जी, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरी तारीख में मर्द भी इसका इस्तेमाल करते थे। जाहिर सी बात है औरतों का ज्यादा खूबसूरती और सबसे उनके शौक रहे हैं। बोलने का मकसद ये था कि मैं भी एक दफा लगा चुका हूँ। अच्छा। नहीं, अभी जो मैं मालूम कर रही थी तो मैंने देखा है कि कराची में भी बहुत सारे हेना टैटू आर्टिस्ट हैं, और जो है वो मर्दों की भी हेना लगाते हैं, लेकिन तब उनके हाथ पे नहीं, ज्यादातर कमर के ऊपर या टेम्पररी टैटू के तौर पे लगाया जाता है। जाहिर सी बात है पैटर्न्स और वो सब थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, इतने जनाना नहीं होते हैं, लेकिन जरूर तारीख में मतलब मर्द इस्तेमाल करते रहे हैं बल्कि इसका। तो मैं वैसे सोच रही थी कि थोड़ा सा जो है वो बताया जाए कि भाई ये आता कहाँ से है ना, ये क्या चीज है जिस तरह से होती है। तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसकी कोई एक तरह की झाड़ी होती है, झाड़ी या एक छोटा सा दरख्त समझा जाता है, जो समझे कि 2 मीटर जो तकरीबन 6 से 25 फीट की हाइट तक जो है वो पहुंच जाता है। और इसके जो असल चीज जो होती है, इसके पत्ते होते हैं जिससे ये रंग निकाला जाता है। तो इसके पत्तों से कोई रंग नहीं लगता है। जैसे अगर मैं जाके उसके दरख्त से पत्ता तोड़ूं और उसको अपने हाथ में लूं तो मेरे हाथ पे कोई रंग नहीं आएगा। उसके पत्ते को लेकिन अगर आप तोड़ के उसको क्रश करके उसका एक पाउडर बनाए तो वो जो पाउडर या पेस्ट जो है वो एक रंग छोड़ता है आपके हाथ के ऊपर। और वो कैसे छोड़ता है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है जिसको कहते हैं लॉसिन मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल जो है आपकी जो स्किन के ऊपर प्रोटीन होती है उसके साथ रिएक्ट करके चिपक जाता है, समझे। और इसीलिए ये होता है कि जब आपने ये भी देखा ना कि एक तो जो है वो मेहंदी का रंग जो है वो तो काफी देर आपको छोड़ना पड़ता है, तो उसकी छोड़ने की भी यही वजह है कि टाइम लगता है उस मॉलिक्यूल, उस रिएक्शन को होने में कि वो मॉलिक्यूल आके आपकी स्किन के साथ चिपक जाए। और इसको आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें केमिकल्स डाल देते हैं। और आजकल की जो मेहंदी ज्यादातर अवेलेबल होती है उसमें इतना ज्यादा केमिकल होता है कि कभी कभी वो हमारी जिल्द को बर्न भी कर देता है। एक्चुअली केमिकल डालने की वजह अलग है। उसकी वजह ये है कि ये जो लॉसन मॉलिक्यूल होता है इसका जो स्किन के ऊपर चिपकने का असर है ना, ये पाउडर बनने के 7 दिन बाद खत्म हो जाता है। तो अब कोई बाजार में कोई चीज बेच रहा है वो तो नहीं कहेगा ना कि अच्छा भाई इसे 7 दिन में इस्तेमाल करो। तो ये इसका असर रहता है अगर आप उसको फ्रीज कर दें या आप उसको एक वैक्यूम सील करके पैकेट में बंद कर दें। लेकिन उसके बावजूद भी जब उसका असर कम होता है तो इस वजह से केमिकल डालते हैं। एक्चुअली इसका जो रंग पक्का करने के लिए हमने काफी दफा सुना हो कि नींबू का जूस जो है या फिर नींबू निचोड़ के लगा दें, या फिर जो है वो चीनी का हम एक पेस्ट बनाते हैं कि इससे रंग पक्का होगा। तो चीनी और नींबू जो है ये इसका रंग टेस्ट करने में मदद करती है। काफी लोग जो हैं वो चाय की पत्ती का इस्तेमाल भी करते हैं। मैंने खुद एक दफा बनाई है ना अपनी एक अंग्रेज दोस्त के साथ, उसको बहुत शौक था बनाने का। तो उसने पढ़ के जो वो बताया था कि अच्छा इसमें कॉफी भी हमें डाल देनी चाहिए। और इसमें उसने फिर लैवेंडर
के तेल के भी कुछ कतरे डाले, इससे भी मैंने पढ़ा है कि असर तेज होता है। अच्छा, असर तेज होता है, खुशबू अच्छी आती है इससे। मुझे लगता है मे भी शायद हिना की खुशबू भी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तो मे भी उसको अच्छा करने के लिए शायद उन्होंने डाल दिया। नहीं, उससे वाकई में एक असर जरा सा तेज होता है, ये मैंने भी पढ़ा था। लेकिन इसमें फिर होता ये है कि एक दफा जब ये आपकी स्किन के ऊपर चिपक जाए तो हम लोग अमूमन इसको पानी से धो देते हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि उससे जो है वो इसका रंग कम हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस होता है केमिकल ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, उसको वो कम असरअंदाज करता है। ये तो मैंने भी देखा है, क्योंकि जब एक दफा मैंने हिना लगाई थी और तो उसको थोड़ी देर के लिए रखने के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने जल्दी से धो दी, तो जो रंग जो आया था वो बहुत लाइट कलर का था। तभी लोग जो है ना, खासतौर में मैंने लड़कियों को देखा है कि वो बहुत टाइम तक उसके साथ बैठी रहती हैं और फिर उसको बहुत बाद में धोती हैं। ये एक मतलब ओवरनाइट ज्यादातर लड़कियां जो है रखती हैं। जी देखेंगे, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, तो उसका हर एक केमिकल रिएक्शन का हमें पता है कि टाइम लगता है, तो जितनी ज्यादा देर वो लगा रहे उतनी ज्यादा आसानी से और लॉसन मॉलिक्यूल्स आपके हाथ पे आएंगे। लेकिन कहते हैं कि उसका तेज पानी के बजाय आप शायद खाना पकाने के तेल से साफ करें, तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। और फिर आप ये भी बता रही थी कि कुछ दिन में जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है तो इसका रंग अब फिर कम हो जाता है। एक तो जो है वो रंग कम होने की बात है, लेकिन दूसरी एक चीज ये होती है कि आपकी जो स्किन है वो झड़ती रहती है हर वक्त। तो जब आखिर में बिल्कुल रंग कम होने के बाद जब फाइनली वो चला जाता है, तब जब आपकी स्किन झड़ के नई स्किन आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया एमा। और इसके साथ हमारे एक वक्फे का टाइम आता है, तो हम वक्फे पे जाते हैं और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं FM 105 पे इल्म आगही के सफर के साथ। बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के वक्फे के बाद फिर एक दफा इल्म आगही के सफर में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो हसन, मुझे बताएं, आजकल इंटरनेट पे एक कोई डॉक्टर खुराना साहब हैं या खुराना नाम है उनका, मुझे सही से समझ नहीं आया क्योंकि मैं अंग्रेजी में पढ़ रही थी। उनकी बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। एक्चुअली आजकल जो है, और डॉक्टर सुल्ता आपको तो पता ही होगा कि एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर हार्ब बिन खुराना। उनको खुराना बोलते हैं, लेकिन नाम की स्पेलिंग जो है वो ओ से आती है, तो इस वजह से स्पेल जो है डिफरेंट तरीके, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो खुराना ही है। जी हसन, मुझे इनमें दिलचस्पी इसलिए पैदा हुई कि इनका ताल्लुक हमारे मुल्क के शहर मुल्तान से है। मैं ये खासतौर पर ये प्रोग्राम अहले मुल्तान के लिए हम बताना चाहते हैं कि उनके शहर में ये क्या हो चुका है। अब बताएं आप खुराना साहब के बारे में। जी, एक्चुअली बात इसलिए अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी आया है जो डॉन के अंदर इनके कह लें ग्रैंड सन हो गए, उन्होंने लिखा है। और वो जो है उन्होंने अपने जो है परदादा के बारे में लिखा है, और ये इनकी इस साल जो है 100 सालगिरह मतलब 100 साल के हो चुके होंगे। ये डॉक्टर उनका इंतकाल हो गया है अब। जी, उनका इंतकाल हो गया था 2011 के अंदर, और वो अब जो है 100 साल के हुए होंगे। लेकिन ये एक आर्टिकल जो है ना, इसमें बताने का मकसद ये था कि हम लोग जो है ना कल्चरली जो है इतने डिवाइडेड हैं, तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज पे जो है ना बात करें जो कि इंडिया, पाकिस्तान और इस सब कॉन्टिनेंट के लिए एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। और डॉक्टर हार्बिन खुराना जो है ना वही हैं। इनका ताल्लुक एक छोटे से गांव में था, गांव से था जो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, रायपुर के नाम से था। और ये ब्रिटिश इंडिया के अंदर पैदा हुए थे 1922 के अंदर। और इनकी अचीवमेंट जो है ये है कि इनको जो है ना बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री। ओके। जी हाँ। अभी एक अनऑफिशियल टाइटल है, लेकिन ये टाइटल जो है इनकी कोलीग्स ने, और खास तौर पे अमेरिकन और वेस्टर्न कोलीग्स हैं, उन्होंने इनको ये टाइटल दिया है। जबकि ये किताबों में कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन इनकी क्वालिफिकेशन और इनकी जो रिसर्च है वो इतनी ज्यादा है, और आप हैरान होंगी जब मैं आपको बताऊंगा कि इनकी रिसर्च है किस चीज के बारे में। जी एमा, आप कुछ बोलना चाह रही थी? बताइए, ये अगर इनके अमेरिकी कोलीग्स ने कहा था तो ये इन्होंने अपनी रिसर्च किस मुल्क में की? देखिए, इन्होंने अपनी रिसर्च जो है ना वो स्टार्ट कनाडा के अंदर की थी, वैंकूवर, और उसके बाद ये मूव हो गए थे विस्कॉन्सिन, अमेरिका, और फाइनली रिसर्च जो है ना वो अमेरिका के अंदर इन्होंने की, मेडिसन विस्कॉन्सिन के अंदर। और रिसर्च असल में बेसिकली किस बारे में है, वो है हमारी जीन्स के बारे में। ओके। जी, और वो आपको ये बात पता होगी कि हमारे जीन्स होते हैं
और जीन्स एक चीज बनाते हैं हमारी बॉडी में जो कि होते हैं प्रोटीन्स, और प्रोटीन से हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन होते हैं। तो वो जो पहला स्टेप होता है जो कि जीन्स से प्रोटीन्स के अंदर ट्रांसलेट करता है सब कुछ, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड और बेस सीक्वेंस होते हैं हमारी, और जो कोड करते हैं। अब बेसिक लोगों को बताना चाहूँ मैं कि जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए बनता है, एक चीज होती है मॉलिक्यूल जिनको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और 3 न्यूक्लियोटाइड बना के एक अमाइनो एसिड बनाते हैं। और अमाइनो एसिड तो ये हसन में थोड़ा सा मैं आम सामीन के लिए बता दूं, ये जो डीएनए वगैरह सब चीजें हैं, हमारा पूरा जिस्म जो है खलियों से बना हुआ है, और खलियों के अंदर ये क्रोमोसोम होते हैं, उनके ऊपर जीन होता है, और वो फिर हमारे जिस्म के बारे में फैसला करते हैं कि हमारी आंखें कैसे होंगी, बाल कैसे होंगे, लंबाई क्या होगी, वगैरह वगैरह। तो ये जो खुराना साहब थे वो जीन के लेवल पर बिल्कुल सेल के अंदर बैठ करके समझने काम करते हैं। जी हाँ, और सामीन की आसानी के लिए मैंने बताया। बिल्कुल सही, आपने सही बताया। आप और बात इसलिए कि उन्होंने इस जीन का सबसे पहला बेसिक जो स्टेप है कि ये हमारे बॉडी के अंदर ये चीज फंक्शन कैसे करती है, मतलब जीन से लेके प्रोटीन तक जो ट्रांसलेशन है वो सबसे पहले जो बताई ना वो डॉक्टर खुराना ने बताई थी, और इस बात की वजह से 1968 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था। और लेकिन हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे मुल्तान को नोबेल प्राइज मिला। बिल्कुल, और आपको हैरत होगी कि ये एक्चुअली उसी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं जहाँ से एक और नोबेल प्राइज विनर है जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, उनका भी वो है ताल्लुक है। वो ये है कि उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल सलाम। ये दोनों यूनिवर्सिटी बिल्कुल दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से के ग्रेजुएट हैं उनके, और दोनों जो हैं नोबेल प्राइज विनर हैं। तो ये एक बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि मैं भी जिस बात पे रिसर्च कर रहा था तो डॉक्टर अब्दुल सलाम का नाम तो हमने बहुत सुना है, लेकिन डॉक्टर खुराना का नाम हम इतना सुन नहीं पाते। और बात दरअसल ये कि उनकी रिसर्च जो है ना, उसकी वजह से आज अगर आप देखा जाए तो ये जो कोरोना का हम पीसीआर टेस्ट बताते हैं, तो ये बेसिकली उन्हीं की रिसर्च की बदौलत कि हम पीसीआर टेस्ट का जो इजाद हुई है, और पीसीआर टेस्ट जो है वो चीज़ों को किस तरह डिटेक्ट करता है, वायरसेस को और डीएनए को, जो भी मैल फंक्शन जो थोड़ी बीमारियां होती हैं जेनेटिक जीन्स की और जेनेटिक्स की, तो वो पीसीआर टेस्ट जो है वो एक्चुअली इनकी रिसर्च की इजाद है बेसिकली। तो ये एक हमारे लिए आज तक यूज करने, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज तक यूज हो रही है। तो अगर उन्होंने ये डिस्कवर नहीं किया होता, क्या पता, मतलब ये तो अभी कोरोना आया तो इसका पीसीआर टेस्ट आया, लेकिन हसन आपको तो पता है कि और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनकी तशखीस पीसीआर टेस्ट के थ्रू ही होती है। तो बहुत शुक्रिया खुराना साहब का कि उनकी रिसर्च उन्होंने की कि पूरी दुनिया को कितना फायदा हुआ। हाँ, यहाँ तक कि नहीं, इन्होंने तो अपनी मतलब रिसर्च के बाद भी लोगों का ज्यादातर, असल में इवन इनके कॉलीग हैं वो बताते हैं कि लोगों का ज्यादातर एम होता है हमारी फील्ड के अंदर कि कोई नोबेल प्राइज मिल जाए, या सबसे अच्छी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है इनके लिए, कि वहाँ पे आके वो रुक जाते हैं और बोलते हैं कि हमने अपनी दुनिया को कॉन्ट्रीब्यूशन दे दी। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे रुके नहीं, इन्होंने उसके बाद एक अपनी लैब बनाई जिसका नाम खुराना लैब है, और वो इसी चीज में और रिसर्च करती है और अभी तक कर रही है, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे डिफरेंट नई बायोकेमिस्ट्री की चीजें जो हैं उन पे जो है अभी तक लगी हुई है, काम कर रही हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने इसके बाद जो है इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के देखने के बाद इन्होंने अपनी रिसर्च का टॉपिक बदल लिया और एक नई चीज के बारे में रिसर्च करना शुरू कर दी, जो कि हैरत अंगेज होता है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग अपनी सदियों से एक ही चीज के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं। तो नया टॉपिक क्या था? और वो नया टॉपिक था बेसिकली रेटिनॉइड्स, जो कि हमारी आंखों के अंदर एक ऐसे सेल होते हैं जो कि लाइट को सेंस करते हैं, लाइट को, रोशनी को सेंस करते हैं। तो उस पे रिसर्च करना शुरू, और आज हमें जो रेटिनॉइड वाला जो मॉलिक्यूल है वो पता भी इन्हीं की वजह से चला है, क्योंकि वो उसकी भी जो है रिसर्च और उसकी भी डिस्कवरी जो है इन्होंने की थी। तो इनका जो है जी, तो यानी एक साइंसदान जो है वो कभी अपने आप को एक जगह महदूद नहीं करता है, वो जो है वो अपने इल्म और उसकी जस्तजू में जहाँ भी उसका दिल चाहता है वो वहाँ जाता है, और अगर वो मेहनत के साथ काम करे तो वहाँ पे भी जो है वो एक उसको जो है वो सक्सेस। बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, साइंसदान तो हमेशा सवाल करता रहता है, और हम इस प्रोग्राम में बार बार सुकरात को दोहराते रहते हैं कि सवाल करो, सवाल का जवाब तलाश करो, और उस जवाब की रोशनी में आगे काम करो। तो खुराना साहब ने नोबेल प्राइज मिलने के बाद काम बंद नहीं किया, सवाल करते रहे और देखें रिटाना तक पहुंच गए। और बताएं हसन, और क्या उन्होंने किया?
और एक बड़ी हैरत अंगेज बात मुझे मिली। असल में मैं आपसे एक दफा बात कर रहा था और मुझे आपने बताया था कि आप जो हैं एक्चुअली रेडियोलॉजी करना चाहते थे और गायनोकोलॉजी में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जो कि आपकी उसकी वजह से आपका रुख चेंज हो गया और जिसकी वजह से आपने जो है गायनोकोलॉजी चूज की। अब डॉक्टर खुराना जो है ना, वो एक्चुअली आपको पता है कि वो बेसिकली जो हमारे पास फंगाई और बैक्टीरिया होते हैं उनकी रिसर्च के लिए गए थे एक्चुअली हम सबसे पहले मुल्तान से इंग्लैंड। और बात दरअसल ये हुई कि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो वापस आने वाले फौजी थे तो उनको वो जो है ना, उनमें से कुछ लोगों को वो जॉब जो इनको मिली थी वो उनको दे दी गई। तो इनको एक बहुत दूर एक यूनिवर्सिटी में भेज दिया, लिवरपूल यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लैंड में। और वहाँ पे जो है वहाँ पे एक ऐसी उस जमाने में इतनी ज्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट था, तो उसके अंदर इनको नौकरी मिल गई रिसर्च की। तो उस जमाने में जो है ना इतना रुझान भी नहीं था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ना ही इतनी रिसर्च हुई हुई थी। तो सब लोग उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझते थे कि कोई एक ऐसी फील्ड है जिसमें ना जाना ही ज्यादा बेहतर है। तो ये एक ऐसे इवेंट्स हुए कि जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इन्होंने बायो केमिस्ट्री के अंदर कदम लिया और उसके बाद ऐसी चीज को बताया जो कि आज तक हम लोग हैरान है इस बात पे। तो ये एक इवेंट है। 100 साल 200 साल के बाद जब कोई लोग बायोकेमिस्ट्री के बारे में प्रोग्राम कर रहे होंगे तो खुराना साहब का नाम जरूर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली, क्योंकि ये मतलब इन्होंने तो एक ऐसा काम किया है कि आई थिंक ये सबसे बेसिक ऐसी इजाद की है जो कि मतलब आज तक इस्तेमाल, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने ना सिर्फ न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया था, ये सबसे पहला लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ डीएनए भी तैयार किया था। जी हाँ, मतलब डीएनए जो कि आजकल आप सुना होगा कि क्लोनिंग के अंदर इस्तेमाल। क्लोनिंग मतलब कि जो आपने एक शीप का नाम सुना होगा डॉली, तो वो उसके अंदर जो उसको शीप को बनाया था इन्होंने क्लोन करके, तो उसके अंदर जो डीएनए इस्तेमाल किया था वो भी इन्हीं की बताई हुई टेक्निक जो थी ना उसके थ्रू किया था, क्योंकि वो लेबोरेटरी में तैयार किया हुआ डीएनए होता है। और आजकल इतनी उसकी एप्लीकेशन है कि आजकल आप किसी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि लेबोरेटरी में तैयार करती हैं और आप अपना ऑर्डर दे के बनवा सकते हैं। तो ये एक मेरा तो ख्याल ये है एहसान कि मुल्तान वालों को खुराना साहब की याद में एक बड़ा जलसा करना चाहिए और नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान में जरूर खुराना साहब का या तो मुजस्मा लगाया जाए या खुराना साहब के नाम पर कोई हॉल वगैरह बनाया जाए। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल, मैं तो इस बारे में बहुत ही ज्यादा इसके हक में हूँ। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि मुझे अफसोस इस बात का होता है कि खुराना साहब की हमने इतनी ज्यादा लेगेसी को प्रमोट नहीं किया है जितना हिंदुस्तान में लोगों ने किया है। और जो कि अच्छी बात है, क्योंकि ये एक तरह से बोलते हैं इनको कि ये सन ऑफ मुल्तान है, लेकिन बेसिकली इंडिया से और सब कॉन्टिनेंट से ताल्लुक रखने वाले हैं। और उस वक्त पाकिस्तान इंडिया तो अलग नहीं था, लेकिन जितना उन्होंने इनकी जितनी भी इनकी रिसर्च है और जितनी भी इनकी कामयाबियां उनको सराहा है, आई थिंक हम लोग इतना कर नहीं पाए हैं। बस खुशी इस बात की होती है कि शुक्र है कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने एक डिपार्टमेंट और एक बहुत बड़ा इनके नाम पे जो है अपने नोबेल लॉरिएट्स के ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, जिसमें इनकी और डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो है बहुत रिकग्निशन की हुई है। लेकिन आई थिंक ये इतना काफी नहीं है, क्योंकि जिस मुल्तान के शहर से ताल्लुक रखते हैं वो आज भी वही शहर है और वो आज भी बहुत छोटा शहर है। और उसके अंदर एक स्कूल है जिससे ये भी यही पढ़े थे, तो वो स्कूल आजकल किसी दूसरे नाम से है, लेकिन जिस जमाने में ये पढ़ते थे उस जमाने में वही स्कूल था। जबरदस्त, ये तो एहसान आपने जबरदस्त मालूमात जमा की हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे पता लगा कि हमारे जो 12वीं क्लास में जो जेनेटिक्स की किताब तो पढ़ाई जाती है ग्रामीण स्कूल वगैरह में, उसमें खुराना साहब का नाम लिखा हुआ है। ओह अच्छा, ये बात मुझे बिल्कुल नहीं पता थी। हाँ, नहीं, मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है, लाहौर से मुझे किसी ने तस्वीर भेजी है कि ये खुराना साहब का उसके जो उसमें जो कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें लिखा हुआ है। क्योंकि जब आप जेनेटिक्स पढ़ रहे होंगे
तो खुराना साहब के बगैर कैसे पढ़ सकते हैं जैनल साहब? बिल्कुल बिल्कुल। इनको तो जिस तरह इनके रिसर्च के कॉलीग्स जो हैं विस्कॉन्सिन की यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी बोला है कि इनको तो इसका खिताब मिलना चाहिए फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री का, और आई थिंक ये ऑफिशियल होना चाहिए और हमें इसके बारे में आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है वो बेसिकली आजकल की हर चीज़ों में जो है शामिल है। जी समझ उसका इस्तेमाल है। और हमारा टाइम खत्म हो रहा है अपने शो का, तो हम बस इजाजत लेते हैं डॉक्टर शेरशाह। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, समन और एमा आप लोगों का, और बहुत अच्छी मालूमात आपने दी मेहदी से लेकर के खुराना साहब तक, और दोबारा मिलेंगे अगले हफ्ते इल्म आगही का सफर लेकर आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।